Here he goes again. अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम स्पोर्ट्स 360 के साथ मैं हूं नमूद मुस्लिम। आज हम बात करेंगे खेलों के उन इवेंट्स के हवाले से दुनिया में हो रहे हैं, और सबसे बढ़कर जो आज हमारी बात होगी वो क्रिकेट के हवाले से होगी, जिसमें एक बड़ी पहले मायूस कुन खबर आई, लेकिन अभी अभी हमारे पास जो खबर आई है वो ये है कि पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज़ का जो आज मैच होना है सीरीज़ का, वो आज मैच होगा। इस हवाले से बड़ा एक जिसे कहेंगे एक बड़ा ये परेशानी वाली कैफियत थी, ख़ासतौर पर जो क्रिकेट शायकीन थे और क्रिकेट के हवाले से। और चूँकि ये 3 मैचेस की जो T20 सीरीज़ है जो पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज़ के दरमियान है, 2 मैच पाकिस्तान ऑलरेडी जीत चुका है, और आगे अब आज का जो मैच है वो जाहिर है कि बड़ा अहम मैच था पाकिस्तान की सीरीज़ के हवाले से, खासतौर पर T20 सीरीज़ अगर हम वाइट वॉश करते हैं या बिल्कुल उनको क्लीन स्वीप करते हैं तो उसके लिए बड़ा अहम था। लेकिन अब जो फैसला हुआ है, जो खासतौर पर वेस्ट इंडीज़ के खिलाड़ियों के जो कोविड टेस्ट हुए थे, जिसमें से मज़ीद जो 3 खिलाड़ी थे उनके पॉजिटिव आने की वजह से काफ़ी ज़्यादा परेशानी का सामना था। लेकिन उसके साथ साथ हम बात करेंगे कि ये जो सूरत हाल है, ये सारी की सारी सूरत हाल कैसे पैदा हुई और इसमें क्या नुकसान हो सकता है क्रिकेट को, ख़ासतौर पर कराची में होने वाला ये जो ये सीरीज़ है ये कितनी मुतासिर हो सकती है, क्योंकि अभी भी 16 खिलाड़ी मौजूद हैं, लेकिन अब बड़ा एहतियात करने की ज़रूरत है। उसके साथ साथ हम आज बात करेंगे जो दुबई में प्रोफेशनल बॉक्सिंग के मुकाबले हुए, जो कि WBC जो कि जिसे कहेंगे कि एक बड़ा प्लेटफॉर्म है प्रोफेशनल बॉक्सर्स का, उनका वहाँ पर मिडिल ईस्ट टाइटल का मुकाबला हुआ, जिसमें पाकिस्तान के उस्मान वज़ीर ने कामयाबी हासिल की। उसके साथ साथ एक और मुकाबले में आसिफ हज़ारा ने वहाँ पर कामयाबी हासिल की, और क्योंकि उस्मान वज़ीर की पहले भी फाइट एशियन बॉय कहलाते हैं, वो प्रोफेशनल बॉक्सिंग में एक नया नाम है हमारा, जो कि उभरता हुआ नाम है। उसके साथ साथ हम बात करेंगे एशियन चैंपियंस ट्रॉफी की, जहाँ पे पाकिस्तान मौजूद है। कल पाकिस्तान का मुकाबला भारत के साथ होगा, एक बहुत बड़ा मैच है, और ये जो इवेंट है ये रॉबन राउंड लीग के हवाले से के तरीके से खेला जा रहा है, जिसमें ये तकरीबन एशिया की जो टीमें हैं 5 टीमें वो इसमें शामिल हैं। और अभी तक होने वाले मुकाबलों में जो इंडिया है उसने बांग्लादेश को भी हरा दिया, जबकि जापान और कोरिया का मैच जो है वो 3-3 से बराबर रहा है। उसके साथ साथ आज जो हम डिस्कस करेंगे वो फुटबॉल के हवाले से बात करेंगे, जिसमें EPL पे बात करेंगे कि EPL के मुकाबले जारी हैं, जिसमें खासतौर पे मैनचेस्टर जो सिटी है उसने लीड्स को 7 गोलों से यानी कि हरा दिया है, और लीड्स कोई भी गोल ना कर सकी, और मैनचेस्टर सिटी जो है वो जो पॉइंट टेबल है उस पर पहले नंबर पर आ गई है। फिर बार्सिलोना के अग्वेरो की रिटायरमेंट की बात करेंगे। जाहिर है कि एक बड़ा प्लेयर है जिसके जो अभी तक जो मैच है कैरियर गोल मैच है वो 400 से ज़ायद 400 गोल हैं उन्होंने किए हुए हैं। और लास्ट टाइम जो उनका 30 अक्टूबर को जो मैच था उसमें उनको सांस लेने में दुश्वारी हुई थी, जिसके बाद उन्होंने ये फैसला आज किया है कि वो मज़ीद फ़ुटबॉल नहीं खेलेंगे। जी हमारे साथ आज हम बात करेंगे इसी सबसे पहले जो हमारी जो क्रिकेट के हवाले से बात करेंगे, अब सैयद अवैस हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि क्रिकेट पे बड़ा अच्छा बात भी करते हैं और ख़ुद भी क्रिकेट खेली है और साबिक क्रिकेटर भी हैं। जी अवैस अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसे नमूद आप? ठीक है, अल्लाह का शुक्र। पहले तो सीरीज़ पे बात करेंगे, बाद में हम आएंगे कोविड के ऊपर कि जी कोविड सिचुएशन क्या हुई। सीरीज़ अभी T20 सीरीज़ कैसी रही, ओवरऑल पाकिस्तानी प्लेयर्स की परफॉर्मेंस कैसी रही, और ख़ास तौर पर अगर देखा जाए तो वेस्ट इंडीज़ के जो प्लेयर्स थे वो उसका खेल नहीं पाए, क्या वजह रही इसकी? अच्छा नमूद भाई, जब पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज़ की सीरीज स्टार्ट हुई थी, आपको पता है वेस्ट इंडीज़ की अगर आप बात करें ना वर्ल्ड T20 से, तो परफॉर्मेंस को इतनी खास उनकी रही नहीं है। वेस्ट इंडीज़ बल्कि याद है जब वर्ल्ड T20 स्टार्ट हो रहा था, ज़रूर वो चीज़ थी कि जो लड़के साउथ अफ्रीकन कंडीशंस पे खेलते हैं या बाउंसी ट्रैक्स पे, उनको मुश्किल होती है अपना UAE कंडीशंस में। लेकिन वेस्ट इंडीज़ के ऐसे प्लेयर्स हैं जो कि पूरी दुनिया में वर्ल्ड T20 खेलते हैं, आपको पता है लीग क्रिकेट खेलते हैं, उनको इन पिचेस का ज़्यादा भी पता है, क्योंकि PSL हो चाहे IPL हो, जो सी एशियन क्रिकेट है उसके अंदर वो काफ़ी अपना कुछ हद तक अपना दिलचस्पी भी उनके खेलते भी रहते हैं। उनको इन विकेट्स का पता था, लेकिन कुछ अच्छी परफॉर्मेंसेज उनकी नहीं रही। अब वो कराची आते हैं पाकिस्तान के खिलाफ, उनके बड़े नाम उनके साथ मौजूद नहीं है, जो कि वो भी एक मैं कहूँगा बड़ा एक उनको डेंट पड़ा। फिर उनके जो पोलार्ड हैं जो कि एक मेन कैप्टन भी थे, और उनका ना होना, वो इंजरी की वजह से टूर्नामेंट से बाहर हो। फिर 3 लड़के जो उनसे कोविड की वजह से उनके आते ही उनको अपना रेस्ट पे दिया गया, तो ये बड़ा हर्ट किया वेस्ट इंडीज़ के कॉम्बिनेशन को। और आपने देखा कि पाकिस्तान के खिलाफ उनका कॉम्बिनेशन को इतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाया। एक्सेप्ट ऑफ स्पिनर्स की बात करें, बड़ा एक अच्छा अपना मैं कहूँ जो अटैक को स्पिन से करवाते हैं, यंगस्टर हैं बड़े अच्छे, वो परफॉर्म करें। आपने देखा होगा बाबर आजम को बड़ा उन्होंने टफ टाइम दिया है उस स्पिन बॉलिंग ऑप्शन के ऊपर। तो अच्छी टीम जरूर है, लेकिन वही बात है उनका कॉम्बिनेशन नहीं बन पा रहा, क्योंकि सीनियर कैंपेनर्स उनके इंजर्ड हैं या ज्यादातर जो उनसे कोविड की प्रोटोकॉल्स के अंदर वजह से वो खेल नहीं रहे, तो वो बड़ा एक डिस्टर्ब किया है कॉम्बिनेशन को।
जी, जी बिल्कुल ठीक है। अभी हम जाएँगे एक ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ और ब्रेकिंग न्यूज़ ये है कि जो आज का मैच है वो बिल्कुल अपने वक़्त के मुताबिक और शेड्यूल के मुताबिक होगा और उसमें जो सबसे अहम चीज़ है क्योंकि आज जो कोविड के हवाले से जो बात की जा रही थी, जो आज नए टेस्ट हुए थे जिसके पहले वेस्ट इंडीज़ क्रिकेट बोर्ड ने ऑफ़िशियली इसके ऊपर अनाउंस किया था कि हमारे 5 जो मेंबर्स हैं उनको उनमें कोविड जो है वो पॉज़िटिव आया है। उसके बाद फिर इसकी अभी अभी जो मीटिंग हुई है उस हवाले से हम हमारे कराची से मोहम्मद ज़ुबैरुद्दीन हमारे साथ मौजूद हैं। जी ज़ुबैरुद्दीन, आप हमें सुन सकते हैं, हमें ये बताइएगा कि क्या सूरत हाल है और क्या फैसला हुआ है मुकम्मल तौर पर कि मैच मुकम्मल तौर पर खेला जाएगा और प्लेयर्स के बारे में क्या है? जी, जिस तरह आपने बताया कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और जो वेस्ट इंडीज क्रिकेट बोर्ड ऑफिशियल जो हैं, आज उनकी मीटिंग थी, काफी लंबी मीटिंग रही और उसमें यही था क्योंकि आज वेस्ट इंडीज के जो 5 प्लेयर्स हैं, जब ये सीरीज शुरू हुई थी और कराची आने के बाद आइसोलेशन के बाद जब प्रैक्टिस के बाद था तो 3 की जो है कंफर्मेशन पहले हो चुकी थी। लेकिन ये अनफॉर्चुनेटली ये हुआ कि कोरोना की जो अपडेट है उस हवाले से 5 प्लेयर्स में 3 प्लेयर्स और 2 ऑफिशियल्स, जिसमें विकेट कीपर बैट्समैन शाय होप हैं या लेफ्ट आर्म स्पिनर अकील हुसैन और इस तरह आपके ऑलराउंडर जस्टिन ग्रीव्स और रेडी स्ट्रिकविक और इस तरीके से 5 जो प्लेयर्स हैं उनके आइसोलेशन और कोविड पॉजिटिव आया था। उसके बाद से आज एक लंबी तवील मीटिंग हुई, ताहम दोनों बोर्ड के ऑफिशियल्स ने जो मीटिंग के बाद जो अभी पीसीबी तर्जुमान से मेरी खुद बात हुई, उन्होंने इस बात को कहा है कि तीसरा मैच जो है वो बिल्कुल एज पर शेड्यूल शाम 6 बजे नेशनल स्टेडियम कराची में खेला जाएगा और उनका कहना यह है कि क्योंकि वनडे और T20 के लिए स्क्वाड के मेंबर्स की प्लेयर्स की तादाद ज्यादा है, 17 के मुकाबले में कोई 24 के लगभग प्लेयर्स हैं, तो उनका कहना है कि अभी उनके पास रिजर्व प्लेयर्स मौजूद हैं और एक बिल्कुल प्रॉपर तरीके से जो इंटरनेशनल मैच है वो आज एज पर शेड्यूल होगा। और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने ऑफिशियली जो है अब इस चीज को कंफर्म किया है कि आज का मैच जो नेशनल स्टेडियम कराची में खेला जुबैरुद्दीन, जाएगा। मुझे ये भी बताइएगा कि ये तो T20 सीरीज है, इस पे तो हो गया और टीम भी रवाना होने वाली होगी क्योंकि उसका जो शेड्यूल टाइम है 4 सवा 4 बजे वो स्टेडियम के लिए रवाना होते हैं। यकीनी तौर पर स्टेडियम पहुंच रहे होंगे अगर इसका फैसला हो गया है यकीनी तौर पर। लेकिन क्या क्या इस हवाले से भी कोई बात हुई है कि जो ODI आगे हमारी सीरीज है वेस्ट इंडीज के साथ वो भी ज़ाहिर है कराची में होनी है उसी सर्कमस्टांसिस में, उसके बारे में कोई फैसला हुआ है? देखिए, जो इस वक्त की सूरत हाल है और कोरोना की वायरस पे आपको पता है कि अपडेट के तौर पर अगर फौरी तौर पे कोई एक्शन लिया जाता है तो फौरी तौर पे आइसोलेशन हो जाता है। जैसे कि इन 3 प्लेयर्स और 2 ऑफिशियल का मिला के जो 5 लोगों की बात की जा रही है उनको फौरी तौर पे आइसोलेशन पे 10 दिन के लिए डाला गया है या PCR के लिए डाला गया है। तो बेसिकली पहली तौर पर जो डिसीजन लिया गया है वो इसमें यह किया गया है कि जब आज का मैच किया जा रहा है तो उसके बाद की जो डेवलपिंग सिचुएशन है, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का यही कहना है कि अभी आप आज T20 का जो फाइनल मैच है जब हम इसको करवा रहे हैं तो हमारी कोशिश पूरी यही है कि इस सीरीज को पूरा किया जाए। लेकिन बहरहाल इस लिहाज से लम्हा ब लम्हा जो है वो खुद भी अपडेटेड है और इन पूरी सूरत हाल को देखना है, उनको पूरी मेडिकल की चीजों को अपडेट करते हुए देखना पड़ेगा कि आया आज के मैच के बाद उनके पास क्या डेवलपिंग सिचुएशन है। तो एज पर शेड्यूल अभी तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का कहना है कि जब T20 का ही मैच कराया जा रहा है तो हमारी पूरी कोशिश है कि वनडे की जो सीरीज 18 तारीख से शुरू होनी है उसको भी पूरा कंप्लीट किया जाए। लेकिन बहरहाल कब वक्त होगा कि अभी हम उस हवाले से बात की जाए। फिलहाल अभी जैसे आपने बात की कि टीम की मूवमेंट और नेशनल स्टेडियम, तो ये सारी चीजें जो हैं वो बिल्कुल एज पर शेड्यूल हो रही हैं और शाम 6 बजे जो मैच है और आखिरी मैच है पाकिस्तान को कि ये सीरीज जीत चुका है। लेकिन उस हवाले से जो तीसरा मैच शेड्यूल है बहुत उसको बहुत शुक्रिया ज़ुबैरुद्दीन, आपने हमें क्रिकेट बोर्ड के हवाले से खासतौर पर कंफर्म किया कि क्रिकेट बोर्ड ने कंफर्म कर दिया है, दोनों ऑफिशियल्स की बात हो गई है। इसी हवाले से हम बात करेंगे हमारी स्पोर्ट्स तजज़ियाकार, हमारे प्रोग्राम की मुस्तकिल रुकन सना मीर जो कि इस वक्त स्टेडियम में मौजूद हैं। सना, क्या सूरत हाल है? बिल्कुल वैसे ही मैच होने जा रहा है जो सुबह एक जैसे कहेंगे एक बादल मंडराए थे थोड़े से कि शायद सीरीज़ के लिए कोई मसला हो, लेकिन अब बिल्कुल मुकम्मल तौर पर ऐलान हो गया है। वेस्ट इंडीज़ की तरफ से भी उनकी जो ऑफिशियल्स उन्होंने भी कहा है कि हमारे पास प्लेयर मौजूद है, इंटरनेशनल जो T20 मैच है उसी तरह हम इसको खेलेंगे। क्या आप देख रही हैं? जी, बड़े मुश्किल टाइम्स हैं। अनफॉर्चुनेटली कोविड किसी भी जगह पे हिट कर रहा है। आप देख रहे हैं कि एशेज में आज पैट कमिंस भी कप्तानी नहीं कर पाए क्योंकि वो क्लोज कांटेक्ट थे। तो यहाँ पे भी ऑब्वियसली अभी चीज़ों की सूरत हाल को जायज़ा लिया जाएगा और आगे का फैसला किया जाएगा। पर आज जैसे आप सबने भी बताया प्रोग्राम में इससे पहले कि अभी तक यही बात है कि मैच बिल्कुल ऑन है। हम सब भी स्टेडियम आ चुके हैं अपने कमेंट्री पैनल के साथ और इंतज़ार में है कि अब जल्दी मैच शुरू हो और होपफुली सब सेफ भी रहें, प्लेयर्स भी सेफ रहें। और ये बड़ा मुश्किल है आजकल ऑब्वियसली इस बबल को कंटिन्यू करना क्योंकि 3 से 4 दिन लगते हैं किसी भी टेस्ट को पॉजिटिव आने में। अगर कोई बंदा नेगेटिव आ भी जाता है तो हो सकता है कि 3-4 दिन बाद उसका टेस्ट रिजल्ट पॉजिटिव आ जाए। तो ये जो एक इंक्यूबेशन पीरियड है इसकी वजह से भी बड़ी कंफ्यूजन रहती है। पर ओवरऑल ये है कि पाकिस्तान क्योंकि दोनों मैचेस जीत चुका है तो उस तरह सीरीज उनके हवाले वो ऑलरेडी जीत चुके हैं। पर हम सारे लुक फॉरवर्ड करें कि ये मैच जल्दी स्टार्ट हो जाए।
लेकिन सना एक चीज़ ये भी तो है ना कि अगर आप देखें कि सुबह से जो सिचुएशन थी ख़ास तौर पर एक बड़ी ही अजीब सी कैफियत थी, ख़ास तौर पर जो क्रिकेट शायकीन थे, क्योंकि आप तो उसका हिस्सा हैं, वहाँ पे आपने बात भी करनी है, आप स्टेडियम में मौजूद हैं, टीमें रवाना हो चुकी हैं, स्टेडियम पहुँच रही हैं, क्या अब वो प्रेशर ख़त्म हो गया है आप लोगों पर ख़ास तौर पर, और क्या क्रिकेट शायकीन अब खुशी से वो मैच देख सकेंगे? इसको आप कैसे देखती हैं? देखिए जी, हम ये तो अब हमारी जॉब का हिस्सा है। जब आप कमेंट्री करते हैं या क्रिकेट टीम का हिस्सा होते हैं तो कोविड का ये सिचुएशन ऊपर ऊपर नीचे होना, ये अब हम लोगों की सबकी जॉब का हिस्सा है। और ये अनसर्टेनिटीज जो हैं वो अब हम एक्सपेक्ट भी करते हैं कि ये हो भी सकती हैं किसी भी टाइम। तो हम इसको अपनी स्ट्राइड में ले रहे हैं। हम यही कोशिश कर रहे हैं कि जो हमारा रोल है हम उसमें रहें। हम प्रोटोकॉल्स की खुद जो है वो उसको पॉजिटिव तरीके से लेते रहें, और हमारी कोशिश यही होगी कि जितनी जल्दी जितने अच्छे एहसन तरीके से ये मैच हो सके, और हम अपनी सर्विसेज देने के लिए यहाँ मौजूद हैं। जी, अवैस आप क्या कहेंगे इस हवाले से ख़ास तौर पर कि ये जो ज़ाहिर है सुबह की सूरत हाल आपके सामने है, आप भी बड़े टेंस रहे उस मामले में और डिस्कशन भी होती रही हमारी आपस में। अब क्या कहते हैं कि अब क्या सूरत हाल है? अब कोई बेहतर समझ रहे हैं आप इस चीज़ को कि मैच का होना ज़रूरी था, या क्या ये हमने क्या किया? नमूद भाई, आपको पता है क्योंकि अनफॉर्चुनेट आपको पता है न्यूजीलैंड के बाद जो एक सिनेरियो बना था ना पाकिस्तान क्रिकेट का, तो थोड़ा बहुत आपको पता है डिस्टर्ब लें लोग कि क्या क्रिकेट अब बेशक एक कोविड वाला इशू था, जैसे सना ने भी बात की ना, देखें कोविड एक ऐसी चीज़ है जितनी भी आप प्रिकॉशन मेथड्स कर लें, लेकिन जब अल्लाह ना करे उसने आपको होना है, उसने आपको होना ही है हर हाल में, क्योंकि जितने भी बबल भी है, बबल फटीक भी होती है, प्लेयर्स की भी कसम से हिम्मत है, खास करके स्टाफ की भी जो बबल के तरफ से गुजरते हैं, फटीक बबल की आसान नहीं होती काटनी, बंदा एक सेंस में ना एक पागल हो जाता है बेचारा। लेकिन ऑब्वियसली प्रोफेशनल्स हैं, क्रिकेट है, और क्रिकेट शायकीन को बड़ी बेसब्री से इंतजार भी था कि पाकिस्तान इसको 3-0 अल्लाह करे कि जीते टूर्नामेंट को हाई नोट के ऊपर। और जो हम बात कर रहे थे ऐसा क्रिकेटर्स भी कि अल्लाह करे कि आज थोड़ी बहुत चेंजेस, वो नए फेसेस पाकिस्तान टीम के आए, क्योंकि पाकिस्तान पहली सीरीज जीत चुका है, तो हाई होप्स हैं, टीम रवाना हो चुकी हैं होटल से, इंशाल्लाह मैच भी होगा। लेकिन जो आपने बात की वनडे वाली, आई गेस 3 से 4 दिन तो बीच में पीरियड है इनके पास रेस्ट का वनडे सीरीज स्टार्ट होने में, तो देखने वाली है कि वनडे सीरीज तक के जो इनके जो लड़के जो इस वक्त क्वारंटाइन कर रहे हैं, जो पहले ही आपको पता है जिनका कोविड पॉजिटिव आया था टूर्नामेंट स्टार्ट होने से पहले, वो भी होपफुली वेस्ट इंडीज टीम को टूर अपना ज्वाइन अप कर लें। और वेस्ट इंडीज टीम एक जो कि वेस्ट इंडीज टीम जानी जाती है, वो डिफरेंट टीम आपको नजर आए वनडे के अंदर, एक टफ टाइम पाकिस्तान टीम को दे। देखिए अभी 2 दिन बाकी हैं वैसे आगे शुरू होने में, अगर आप देखें 18 से शुरू होगी सीरीज, तो क्या समझते हैं कि पिछले 3 खिलाड़ी वापस आ सकते हैं? क्योंकि ज़ाहिर है कि अब तो वो इंक्यूबेशन पीरियड मुकम्मल हो चुका होगा इनका भी। अगर देखा जाए तो 2 से 3 दिन, जैसे अभी सना बात कर रही थी कि 3 से 4 दिन तो कम अज़ कम लगते ही लगते हैं, तो इसका मतलब ये है कि दूसरे या तीसरे अगर हम वनडे करवाने के काबिल हो सकेंगे, क्या समझते हैं इस चीज़ को? नहीं, देखिए अभी क्योंकि न्यूज़ आ रही थी कि आगे 16 का जो उनसा कोविड का टेस्ट फिर लिया गया, और उसमें अल्लाह का शुक्र है कि सब नेगेटिव आए हैं। आपको पता है ऑन एंड ऑफ ये नमूद भाई होता रहता है, ये नहीं कि मैच से पहले ऑन एंड ऑफ कोविड के टेस्ट होते रहते हैं। ऑब्वियसली जब वो लड़के जो पहले जो उनसा कोविड जिनको हुआ था, जो बबल में थे, वो भी ज्वाइन अप टीम को करेंगे, लेकिन कोविड टेस्ट होगा, रिपोर्ट क्लियर आएगी तो वो टीम को ज्वाइन करेंगे प्रैक्टिस सेशंस के अंदर भी। चीज़ वो है कि देखना वेस्ट इंडीज टीम को, मैं खुद चाहता हूँ कि एक टफ कॉम्पिटिशन हो यहाँ पर। आपने देखा 2 T20 मैचेस जो उनसे पाकिस्तान ने जरूर जीते, मजा भी आया, दूसरा कॉन्टेस्ट तो बड़ा क्लोज चला गया था पाकिस्तान के लिए मैं कहूँ, लेकिन जब क्रिकेट मजे की होती है, टफ क्रिकेट होती है, तो शायकीन क्रिकेट को भी मजा आता है इस चीज़ में। लेकिन हाँ, ख्वाहिश ये भी है कि कराची का जो स्टेडियम है वो आज अल्लाह करे कि फुल हो, ताकि मजा आए क्रिकेट को देखने में। सना आपसे भी बात करेंगे कराची स्टेडियम की सिचुएशन के हवाले से कि वहाँ की सूरत हाल कुछ थोड़ी सी, पहले मैच पे ख़ास तौर पर जो शायकीन थे बहुत कम थे, दूसरे दिन कुछ बेहतरीन शायकीन आए और बहुत सारे लोग जो थे बाहर कतारों में खड़े रहे, लेकिन फिर भी वो समझ नहीं आया जिस तरह लाहौर या रावलपिंडी में या मुल्तान के स्टेडियम में जो रश होता है वो रश क्यों नहीं आया? इसकी क्या वजह लगती है आपको? देखिए जी, आई गेस अभी जब से कोविड शुरू हुआ है लाहौर वगैरह में भी उस तरह खुल के मैचेस नहीं हुए 100%। अभी यहाँ पे ही इजाज़त मिली है कराची में, तो वहाँ पे भी जब इतनी डिटेल टेस्टिंग होगी, वो सर्च होगी कि आपके पास वैक्सीन के डॉक्यूमेंट्स अवेलेबल हों, और उस सारे को अप्रूव करते करते बाहर से सिक्योरिटी में आई थिंक थोड़ा सा टाइम लगा, जिसकी वजह से कुछ डिलेज उस वजह से आए। दूसरा ये था कि वीकेंड नहीं था, वीक डेज थे, और टाइमिंग भी 6 बजे के हैं, तो ऑफिस से भी लोगों को आते करते तकरीबन 7 बजे के करीब ज़्यादा लोगों को हमने देखा कि वो लोग आए हैं, और पिछले मैच में ज़्यादा क्राउड देखने को मिला है। तो आई थिंक कोविड की भी वजह है। फिर कराची आई गेस बड़ा इतना है कि अगर दूर दूर से भी लोगों ने आना होता है तो टाइम भी लगता है उनको, अगर ऑफिस मतलब ड्यूरिंग द वीक डेज हों, तो बहुत से डिफरेंट फैक्टर्स हैं। फिर आपको पता है बच्चे बड़े शौकीन हैं क्रिकेट के, फिर कोविड के दिनों में कितने पेरेंट्स चाहेंगे कि वो फैमिली के साथ आए ना आए, अभी मतलब ये सारी चीजें
तो सीरीज के बाद ही समझ आएंगी। ये पहला स्टेप है कि पीसीबी ने इसको 100% खोला है। इसके बाद पीसीबी भी ऑब्वियसली इसको एनालाइज करेंगे और देखेंगे कि किस तरीके से इसको और भी बेहतर बनाया जाए और क्राउड फ्रेंडली बनाया जाए। जी बिल्कुल ठीक। हसन चीमा ने भी हमें ज्वाइन किया। हसन ज़रा थोड़ा सा इसी चीज़ को आगे लेके चले कि जो एक तो सिचुएशन जो आज की थी, सुबह की सिचुएशन बिल्कुल बल्कि दुनिया में जो जिसे कहेंगे ना कि मुख्तलिफ खबरें चलाने वाले तो यहाँ तक ले गए थे कि शायद ये आगे सीरीज़ ना हो, लेकिन अब अल्हम्दुलिल्लाह ये सीरीज़ जो है कंटिन्यू कर रही है। इसको आप कैसे देखते हैं और आगे प्रिकॉशंस और जो बबल के हवाले से गुफ्तगू हुई कि इसको कैसे मज़ीद स्ट्रिक्ट किया जाए, इस पर आप क्या कहोगे? एज फार एज सीरीज की बात है, वो आई डोंट नो कि अभी भी आप इस पे कोई बात इस तरह से कर सकते हैं कि होएगी कि नहीं होएगी, बिकॉज अगले 1-2 दिन में ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ही आपको अंदाजा होगा कि क्या कोई और खिलाड़ी या कोई और मेंबर ऑफ स्टाफ जो है वो तो नहीं इन्फेक्ट हो गया। मेरी अजम्पशन यही है कि जो पहले जो 3 इन्फेक्शंस आए थे स्टार्ट ऑफ द स्टोर, उसी की शायद मतलब कंटिन्यूएशन हो ये जो अभी पॉजिटिव केसेस आए हैं। बट एज फार एज पाकिस्तान आर कंसर्न और पीसीबी आर कंसर्न, जो बबल वाली बात है, आई फील लाइक जब पीएसएल का हुआ था तो टीम्स के ऊपर, मैनेजमेंट के ऊपर बड़ी इस तरह से क्वेश्चन मार्क्स उठे थे। बट हमने देखा है प्रीमियर लीग में भी देखे आप, एनएफएल में देखें, एनबीए में देखें, किसी भी टूर्नामेंट में देखें आप, इंग्लैंड इंडिया की सीरीज देखें आप, आईपीएल को देखें, हर जगह ये दिस इज अ नॉर्मल पार्ट ऑफ लाइफ। और इसको किस तरह से इसके अराउंड आपने अपनी सीरीज, अपनी नॉर्मल जो आपका डे टू डे वर्क लाइफ बैलेंस है, उसको किस तरह मैनेज करना, ये सबको फिगर आउट करना पड़ेगा। और ऐसे ही लग रहा है कि वो ट्रायल एंड एरर से ही फिगर आउट कर रहे हैं, क्योंकि अभी तक अब अगर फाइनली ये सिचुएशन आ गई है कि पॉजिटिव केसेस के बावजूद भी अगर आप सीरीज करा पा रहे हैं, तो ये एक मेरी नज़र में एक खुशाइन स्टेप है। अच्छा हसन, इसको इसी चीज़ को थोड़ा सा और करें कि जाहिर है कि आपकी बात बिल्कुल ठीक है, अभी थोड़ा टाइम लगेगा, 1-2 दिन में मज़ीद समझ आ जाएगा कि वनडे सीरीज़ हम करवाते हैं या नहीं करवाते। लेकिन इसके साथ साथ अगर देखें तो इस ये जो 2 मैचेस हो गया, तीसरा मैच भी इंशाल्लाह हो जाएगा, इसकी ओवरऑल आप इसको कैसे देखते हैं कि इतनी टफ सिचुएशन में ख़ासतौर पर आते ही 3 प्लेयर्स का कोविड की वजह से चले जाना, उसके बाद फिर दोबारा आ जाना, इसको कैसे देखते हैं कि क्या ये कोई मुश्किल वक्त नहीं है क्रिकेट पर, ख़ासतौर पर पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज़ की क्रिकेट पे? आई थिंक अब तो प्रीटी मच, जैसे मैंने बात की, आईपीएल की बात करें, आप पीएसएल की बात करें, एवरीवन इज प्रीटी मच यूज्ड टू इट। आपके इवन बिग बैश में भी लास्ट ईयर इस तरह हुआ था, लास्ट में पॉजिटिव केसेस आए थे और उनके इर्द गिर्द उन्होंने स्केड्यूलिंग की थी। तो लाइक क्रिकेटर्स काफी हद तक जो है वो दे आर सॉर्ट ऑफ यूज्ड टू इट। और लेकिन ये बात है कि आपको इस केस में भी, जैसे पीएसएल में था या अबू धाबी वाले पीएसएल में था, आपको दोबारा से देखना चाहिए कि आपके बबल की कितनी सिक्योरिटी है, क्या बबल ब्रीच की वजह से हो रहा है या कोविड केसेस जो है वो कैरी करके आ रहे हैं। बिकॉज अगर वो कैरी करके आ रहे हैं फिर ठीक है, फिर वो चीज़ आपकी कंट्रोल में नहीं है। जो वाहिद आप चीज़ कर सकते हैं वो ये, आप दोबारा से उस तरह के जो 10 दिन 14 दिन के क्वारंटीन थे पिछले 2020 के एंड पे, उस तरह पे चले जाएं, जो कि मेरा नहीं ख्याल कि इतने ज़्यादा प्लेयर्स या इतने ज़्यादा बोर्ड्स उसके इतने इन फेवर हैं। बट अगर ये ब्रीच से नहीं, ये पहले से कैरी करके आ रहे हैं, तो फिर वो तो आपके हाथ में ही चीज नहीं है, उसको तो आप हैंडल, आप जो चीज कंट्रोल नहीं कर सकते उस पर आपने क्या टेंशन लेनी। बिल्कुल सही हसन, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल कंट्रोल नहीं कर सकते। अवैस बिल्कुल वही बात जो आप भी कर रहे थे, यहाँ पे आपको शुक्रिया अदा करेंगे, आपने हमें ज्वाइन किया। यहाँ पर हम एक लेंगे ब्रेक और ब्रेक के बाद अपने बाकी टॉपिक से बात करेंगे। जी भारत में दिसंबर 2019 से नाफिजुल अमल मुतनाज़ शहरियत का कानून हिंदुत्व के मजहबी तासुब पर कायम मोदी सरकार के इंतहा पसंद इक़दामात की बदतरीन मिसाल है। इस मुतनाज़े कानून के खिलाफ भरपूर मकामी एहतजाज और शदीद आलमी रद्द-ए-अमल के बावजूद भारत में अशरों से मुकीम दूसरे ममालिक से आए मुसलमानों को भारतीय शहरियत के आईनी और जमहूरी हक से महरूम किया जा रहा है। हिंदुत्व असूल के मुताबिक हिंदुस्तान अगर सिर्फ हिंदुओं का है तो फिर मोदी सरकार पे जमहूरियत का लिबादा क्यों?
वेलकम बैक। हमारे साथ अब बिल्कुल इंग्लिश प्रीमियर लीग की बात करेंगे, फुटबॉल की और सॉकर की बात करेंगे। दुनिया में जो मैचेस हो रहे हैं, खासतौर पे आजकल तो ईपीएल का ही चल रहा है और उस हवाले से सबील हाजिर हमारे साथ मौजूद है स्टूडियो में। सबील, आपसे ही बात शुरू करूँगा मैं, ख़ासतौर पर ये जो मैनचेस्टर सिटी ने जो लीड्स को हराया है और 7 गोल कर दिए और वो लीड्स कोई गोल ना कर सकी, इसको कैसे देखते हैं? ये हुआ क्या, ये कैसे कि एक भी गोल नहीं हो पाया उनसे? देखिए, अगर आप टैक्टिकली उस गेम को ब्रेक डाउन करें, लीड्स यूनाइटेड एक ऐसी टीम है जब वो बड़े टीमों के खिलाफ भी खेलती हैं तो वो अटैक करते हैं, वो सिर्फ डिफेंड करने के सिलसिले में नहीं आते। तो उनका मेन आइडिया ये है कि नो मैटर कि वो टीम उनके खिलाफ कौन है, वो उन्हें अटैक करेंगे। नाउ इशू ये पड़ा है कि जब आप सिटी के खिलाफ खेल रहे हैं, वो मिडफील्ड को बहुत डोमिनेट करते हैं। जब आप मिडफील्ड को डोमिनेट करते हैं, मसला ये होता है कि लीड्स भी मिडफील्ड के थ्रू प्ले करने की कोशिश कर रहे थे। और जब आप बिग टीम्स के खिलाफ खेलते हैं और कुछ आपका वर्क नहीं कर रहा, आपको टैक्टिक्स चेंज करने पड़ते हैं। तो फॉर एग्जांपल लीड्स के सबसे ज़्यादा गोल्स उनके राइट हैंड साइड से आते हैं, वो राइट विंग से अटैक करके गोल करते हैं। इशू इसमें ये आता है कि सिटी ने ऑब्वियसली उसे स्टडी किए हुए थे उन पैटर्न्स को, क्योंकि उन्होंने कोई 3 बार उसी राइट हैंड साइड से पोजेशन लेके जाके गोल किया है। और मिडफील्ड में लीड्स हमेशा टर्न करने की कोशिश करते हैं बॉल के साथ, वो भी नहीं वो कर पाए इस बार, क्योंकि सिटी ने अगेन ये स्टडी की हुई थी उनकी पैटर्न्स क्या हैं और उन्हें डिफेंसिवली बहुत अच्छा सेटअप किया था और लीड्स ने रिएक्ट नहीं किया। वो वही करने की कोशिश करते गए हाफ टाइम पे भी उन्होंने चेंजेस नहीं किए और सिटी ने क्या वही जो उनका शुरू में गेम प्लान था थ्रू आउट उन्होंने वही इम्प्लीमेंट किया। हाँ हसन, आप क्या कहेंगे इस हवाले से? जैसे अभी सबील ने कहा कि बिल्कुल मैनचेस्टर जो सिटी थी उसने तो बिल्कुल रीड किया हुआ था, लीड्स ने बिल्कुल लीड नहीं किया और वो अपनी उसी पुरानी गेम पे चलते रहे, वही मिडफील्ड से जाने की कोशिश करते रहे। उन्होंने वहाँ पर डिफेंस बिल्कुल कंट्रोल किया हुआ था उनको। ये कैसा रहा? क्या लीड्स को भी चाहिए था कि वो भी करते, या वो ओवर कॉन्फिडेंट थे कि शायद हम कर जाएंगे जिस तरह हम हमेशा करते हैं? देखें, जहाँ तक बेल्सा की बात है, बेल्सा की कोई भी टीम हो, लीड्स हो या इससे पहले मार्सेई हो, एथलेटिक बिल्बाओ, जो मर्जी टीम जिसके साथ भी वो रहे हैं, उनका बड़ा सिंपल सा ये होता है कि उनके पास काफी दफा वो ओवर अचीव करते हैं, उनके पास वो टैलेंट नहीं होता जो उनके ऑपोजिशन के खिलाफ होता है। अगर ये बेल्सा के अलावा कोई और इस लीड्स टीम का मैनेजर होता तो शायद इस वक्त प्रीमियर लीग में भी ना होते, प्रॉब्ली वो चैंपियनशिप से ही कभी प्रमोट ना हुए होते। तो उस सिचुएशन में दिस इज द वे बेल्सा प्लेज। जो उसका जब पॉजिटिव रिजल्ट आएगा, जब वो उन्होंने टीम्स के खिलाफ, बड़ी टीम्स के खिलाफ ड्रॉज और विन्स भी हासिल किए हैं, लेकिन इतना हाई रिस्क हाई इंटेंसिटी वाला गेम है, स्पेशली जब आपकी प्रीटी मच फर्स्ट लेवल में काफी खिलाड़ी जो है, बैमफोर्ड और कैल्विन फिलिप्स प्रॉब्ली उनके 2 बेस्ट प्लेयर्स थे लास्ट सीजन, दोनों इस वक्त इंजर्ड है। उनके बगैर जो लीड्स की सिचुएशन है, अगर कोई एक प्रैग्मेटिक मैनेजर होता तो यही कहता कि मेरे 2 बेस्ट प्लेयर्स इंजर्ड है तो मैं फुल डिफेंसिव हो के जो कहते हैं कि बस पार्क करके उस तरह खेलूं, बट दैट्स नॉट हाउ बियल्सा प्लेज। और यही उसकी खूबसूरती है, बट जो उसका सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है दैट इज आल्सो हिज वीकनेस। और वो मैनचेस्टर सिटी विच इज जो कि इस वक्त दुनिया की आई वुड से 5-6 बेहतरीन टीमों में से एक है, उसके खिलाफ भी वो एक अपने स्टाइल से खेलने की कोशिश की और वो 7-0 हारे हैं। और इसके बाद भी आई डोंट थिंक कि बियल्सा की तरफ से कोई चेंज आएगा या लीड्स के स्टाइल ऑफ प्ले में कोई चेंज आएगा, बिकॉज उनका वही बिलीफ है कि इस स्टाइल ऑफ प्ले से शायद 1-2 आपके बहुत बुरे रिजल्ट्स आए, लेकिन ओवर द कोर्स ऑफ अ सीजन आपकी जो ओवरऑल कंसिस्टेंसी है उसमें बेहतरी ही आएगी। बिल्कुल सही। सना, आप क्या कहेंगे इस हवाले से? खासतौर पे अब तो जो मैनचेस्टर सिटी है वो पॉइंट टेबल पर पहले नंबर पर आ गया है और क्योंकि ठीक है 17 मैच उनके थोड़ा ज़्यादा है, बाकी 16 मैच वाले अभी बिल्कुल लिवरपूल जो है उसके बिल्कुल नीचे बैठा हुआ है, उसके बाद चेल्सी है। तो क्या समझते हैं कि ये, अब हसन ने भी कहा कि बेस्ट टीम है, आप क्या समझती हैं कि क्या इसको कंटिन्यू कर पाएंगे कि बिल्कुल टॉप पे रहे वो? जी सना। हाँ सबील, आप इसका जवाब दें कि क्या ये कंटिन्यू कर सकेंगे इस चीज़ को? जाहिर है कि फुटबॉल है, खेलना है, किसका खिलाड़ी कब निकल जाए, कब किसका डिफेंस टूट जाए और वो उसको ब्रीच करके निकल जाए, कहीं भी कुछ हो सकता है, जैसे अब हुआ ये 7 गोलों का। इसको कैसे देखते हैं आप? देखिए, ये बहुत इंटरेस्टिंग 3 हॉर्स रेस बन गई है। पहले चेल्सी टॉप पे थी, एंड सिटी लिवरपूल एक ही दिन के में तीनों ने टॉप पोजीशन ली थी। अब सिटी, जब सिटी टॉप पोजीशन रखती है, फर्स्ट प्लेस होती है, उन्हें कैच करना बहुत मुश्किल होता है क्योंकि वो एक बहुत स्टेबल सी टीम है। वो यूजुअली पॉइंट्स नहीं ड्रॉप करती है, स्पेशली जब वो लीड ले जाए। नाउ लिवरपूल भी उन्हें चेस कर रही है, प्रेशर डालेगी ज़रूर। ये बहुत इंटरेस्टिंग रेस फाइनल डे ऑफ द सीजन तक चलेगी, बट अगर क्रिसमस तक टॉप सिटी रह सकती है
तो स्टेटिस्टिकली यूजली जो क्रिसमस पे टॉप टीम होती है वो जीत जाती है, जो न्यू ईयर्स पे टॉप टीम होती है वो लीग जाके जीत जाती है। और सिटी स्पेशली जितनी स्टेबल, सिक्योर और इतनी इन डेप्थ स्क्वाड भी है, तो प्लेयर्स इंजर वगैरह, जैसे हसन भाई ने कहा था, लीड्स प्लेयर्स मिस कर रहे हैं। सिटी जब एक दो प्लेयर्स मिस करते हैं वो कहीं से कवर कर लेते हैं, उनके पास स्क्वाड डेप्थ है और उनमें बहुत सी ज़्यादा वेरिएशंस भी हैं। जैसे उन्होंने कहा कि बियल्सा एक मैनेजर है जो हमेशा अटैकिंग खेलता है, सिटी हमेशा डोमिनेंट पेप गार्डियोला डोमिनेंट पोजेशन बेस्ड फुटबॉल खेलते हैं और उनसे आपको बहुत सेंस ऑफ सिक्योरिटी भी आती है, तो वो आगे ये कंटिन्यू कर पाएंगे। मेरे ख्याल से उन्हें कैच करना बहुत मुश्किल है, मगर लिवरपूल और चेल्सी जैसे क्वालिटी टीम्स, स्पेशली लिवरपूल अभी जो उनका फॉर्म है, कर सकती हैं, बट सिटी स्टेटिस्टिकली मुझे लगता है वो ही करेंगे। लेकिन मुझे क्यों लगता है कि लिवरपूल वापस आएंगे, क्योंकि अभी उनका जो अगला मैच है वो भी सामने है। तो ज़ाहिर है 17 मैच खेल लिए हैं, 16 मैच उनके हैं, एक मैच का भी उनको एज हासिल है। क्या कहेंगे लिवरपूल को ज़्यादा आप समझ रहे हैं कि शायद कि वो कर सकते हैं? हाँ। ये कोई डाउट नहीं है कि उनमें क्वालिटी है और लिवरपूल जैसे मैंने कहा है वो उन्हें चेस करेंगी, उन्हें क्लोज रन करेंगी। लिवरपूल को आपको शायद ये लग रहा है क्योंकि वो बहुत एक्साइटिंग फुटबॉल खेलते हैं और जब वो इतना एक्साइटिंग फुटबॉल खेलते हैं, आप एज अ फैन अगर आप न्यूट्रल हैं और किसी को सपोर्ट नहीं करते, आपको लगता है यार ऐसे ये टीम जब खेल रही है देयर इज नो रीजन कि ये क्यों टॉप पे नहीं हो सकती। मगर सिटी को भी आप देखें, उनका स्टाइल जो है बहुत, दोनों बहुत टॉप लेवल टीम से पॉइंट्स बहुत कम ड्रॉप करते हैं और जब इतनी क्लोज रेस होती है आपको इवन इफ यू डोंट लूज, अगर आप ड्रॉ एक निकालें और दूसरी टीम जीत जाए, उस पर भी लीग डिसाइड हो सकती है। तो थोड़ा ऐसे मॉनिटर तो हम सारे कर रहे हैं, देख रहे हैं और मुझे लगता है ये बहुत एक्साइटिंग रेस होगी फाइनल डे तक। चलेंगे, एक्साइटिंग तो होगी, लेकिन उसके साथ साथ बार्सिलोना की एक खबर मैं हसन से बात करूंगा। हसन, ये बताइएगा जो अग्वेरा का जो रिटायरमेंट का ऐलान है खास तौर पर, वो उसको कैसे देखते हैं? वो तो एकदम, ये अभी 30 अक्टूबर को जब उसको सांस का मसला हुआ उसके बाद उसने कह दिया कि जनाब अब आके कहा कि मैं मजीद फुटबॉल नहीं खेलूंगा। कैसे देखते हैं एक अच्छा प्लेयर बार्सिलोना का, अर्जेंटाइन का नेशनल प्लेयर, उसको कैसे देखते हैं आप? आई थिंक कि मतलब जैसे अग्वेरो ने अपनी जो फाइनल प्रेस कॉन्फ्रेंस है उसमें भी कहा कि आपकी हेल्थ और आपकी ज़िंदगी जो हमेशा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है आपके करियर से, और जब उनको ये इंडिकेशन मिली उनकी हार्ट कंडीशन की, तो उस पर वो इसके बाद लाइक आई थिंक सबसे लॉजिकल मूव यही है। और हमने फुटबॉल में थ्रू आउट देखा हुआ है, अभी पिछली समर ही हमने क्रिश्चियन एरिक्सन वाला देखा था, अगर आपको याद हो, एंटोनियो पुएर्ता की डेथ ऑन द पिच हुई थी, मार्क विवियन फोए की आई रिमेम्बर आज से कोई 15-18 साल पहले एक कॉन्फेडरेशन कप के मैच में हुई थी, और ये रेगुलरली ये चलता रहता है बिकॉज देयर इज सो मच फुटबॉल, तो आपको ये केसेस दिखाई देते हैं। और जो पॉजिटिव बात है वो यही है कि उनकी जो सिचुएशन थी वो टाइम से पहले आइडेंटिफाई हो गई, और अग्वेरो को एक तो ये भी है ना कि ही हैड अ फुल करियर, मतलब वन ऑफ प्रीमियर लीग के ग्रेटेस्ट एवर गोल स्कोरर्स एवर में से हैं। उन्होंने कितने रिकॉर्ड बनाए, कितना कुछ किया, वो तो प्रॉब्ली लकी फील करेंगे कि 22-23 साल। जी, मैन सिटी के ऑल टाइम स्कोरर हैं, तो इस तरह के मतलब ही हैड अ फुल करियर, और अगर उसके एंड पे अगर उनके 3-4 साल छिन गए बट एटलीस्ट उनकी जिंदगी बच गई, तो इससे ज्यादा इम्पोर्टेंट कुछ नहीं हो सकता। तो आई फील लाइक दिस इजंट मतलब कि कुछ सैड मोमेंट नहीं है, दिस इज द टाइम कि हम अप्रिशिएट और सेलिब्रेट करें अग्वेरो का जो करियर रहा है। नहीं, बिल्कुल अप्रिशिएट करते हैं, लेकिन वो हसन एक बात वही दोबारा करनी जो अभी सबील कर रहे थे। वो कहते थे कि जी लिवरपूल जो है वो भी ड्रॉप नहीं करती अपने पॉइंट्स और कोशिश करती है कि अपने पॉइंट्स को लेकर चले, और मैनचेस्टर सिटी भी यही करती है। चेल्सी के बारे में क्या कहेंगे, जो थर्ड पे बैठी है वो भी बिल्कुल चांस पे है, बिल्कुल जैसे कहेंगे एज पे है, उसके बारे में आपका क्या ख्याल होगा? सॉरी दोबारा वापस उस तरफ आ रहा हूँ। आई थिंक उसमें यह है कि टुखल आए हैं तो चेल्सी दरमियान में कॉन्टे के अंडर भी, मोरिनियो के अंडर भी टाइटल्स तो जीते हैं, लेकिन ये जो नई एज पोस्ट पेप गार्डियोला ने जर्मनी में भी यही किया था, स्पेन में भी यही किया था कि वो जो रेंज है ऑफ व्हाट यू नीड टू डू टू विन द टाइटल गोज फ्रॉम, साल में आपको 85 से 90 पॉइंट चाहिए होने की बजाय 95 से 100 पॉइंट चाहिए होते हैं। मैन सिटी एक साथ 100 पॉइंट हासिल किए, लिवरपूल के आई थिंक 97 98 पे वो टाइटल जीते थे, 96 97 पे दे डिडंट इवन विन अ टाइटल वन ईयर। तो वो लेवल ऑफ कंसिस्टेंसी चाहिए होती है, और लिवरपूल को एटलीस्ट पता है कि ये चाहिए। एक साल वो 98 97 पे सिटी से हार गया, उसके बाद फिर अगेन 97 या 98 पे जाके वो टाइटल जीते, दैट इज द लेवल ऑफ कंसिस्टेंसी। उनका एक दरमियान में बुरा सीजन गया लास्ट सीजन का, जब वो आप कह सकते हैं एक पोस्ट सेलिब्रेटरी फंक में थे, अब वो दोबारा वापस उसी मतलब कंसिस्टेंसी पे आ गए। और गार्डियोला की तो प्रीटी मच हर टीम पिछले 12-13 सालों में इसी कंसिस्टेंसी से खेलती रही है, तो दैट इज द लेवल जो कि टोखल की चेल्सी को अचीव करना है। जो उनके अंडरलाइंग नंबर्स हैं, जो उनके एक्सपेक्टेड गोल्स, एक्सपेक्टेड
गोल डिफरेंस ओवरऑल है वो उतना उस लेवल का नहीं है जो लिवरपूल या मैन सिटी का हो, लेकिन उनको किसी ना किसी तरह उस लेवल तक पहुंचना है और वो लेवल ऑफ कंसिस्टेंसी चाहिए जो कि अभी तक तो थ्रू आउट द सीजन उन्होंने रखा है, लेकिन अगर आप पिछला हफ्ता 10 दिन देखें उनका डिफेंस जो है फाइनली ब्रीच होना शुरू हो गया है। तो इस सिचुएशन में ये जो अगला, अभी हम मिडल ऑफ दिसंबर में अगला जो 1.5 महीना है ये डिफाइन करेगा चेल्सी का पूरा एटलीस्ट प्रीमियर लीग टाइटल रेस। बिल्कुल सबील, आपकी वाली बात वही वाली बात कि जी ये इनको क्रिसमस तक और न्यू ईयर तक लेके जा रहा है। क्या कहेंगे चेल्सी, क्योंकि एक पॉइंट का फर्क है सिर्फ लिवरपूल और चेल्सी में। आप भी चेल्सी का जैसे हसन भाई ने लीड्स का कहा था उनकी इंजरीज है, चेल्सी की अभी मिडफील्ड में काफ़ी इंजरीज रही हैं और इसकी वजह से उन्हें रोटेशन काफ़ी करनी पड़ी है पिछले 3 हफ्तों में। देव हैड टू रोटेट अ लॉट ऑफ प्लेयर्स, चैंपियंस लीग में तो बहुत रोटेशन हो रही है। मगर चेल्सी के पास ये है कि उनके पास स्क्वाड डेप्थ है, तो मिड टेबल लोअर टेबल के टीम्स के खिलाफ वो जीत जाएंगे। बट जब तक उनकी मिडफील्ड वो वापस नहीं आएगी, वापस फॉर्म में नहीं आएगी, इंजरी से वापस नहीं आएगी, मुश्किल होगा थोड़ा सा। मगर चेल्सी का अगर फॉर एग्जांपल आप देखें, चेल्सी का एक प्लेयर है क्रिस्टल पैलेस में अभी गैलेगर, बहुत इंक्रेडिबल लेवल पे परफॉर्म कर रहे हैं, वो उससे रिकॉल कर सकते हैं। तो मेरे ख्याल से अगर इनका ये मिडफील्ड मसला चलता जाए और बाकी एक गैप है जो वो नहीं फिल कर पा रहे, तो उससे भी रिकॉल करने का उनके पास ऑप्शन है। बट ये इंजरी प्रॉब्लम्स इतनी टाइट रेस में आपको काफ़ी कॉस्ट कर सकती है। और मेरे ख्याल से लिवरपूल, सिटी सीजन के स्टार्ट में मुझे लग रहा था चेल्सी शायद इन तीनों में से बेहतर है, बट अब जाके जो सिचुएशन बनी है मुझे सिटी डेफिनेटली डोमिनेट लग रही है। लिवरपूल उन्हें क्लोज रेस देगी, ऑल्दो मैं स्टिल कहता हूँ सिटी शायद फेवरेट्स है। और चेल्सी के अगर ये इंजरी प्रॉब्लम्स चलते जाएँ और बाकी उनके प्लेयर्स एग्जॉस्ट होते जाएँ तो मुश्किल होएगा आगे। बट ऑब्वियसली जो उन्होंने कहा, टूखल जब आए उन्होंने जो चेल्सी टीम के साथ किया है बहुत ही इंप्रेसिव है, कोई उसे डिनाई नहीं कर सकता। और चैंपियंस लीग में भी अभी तक वो है, तो वो देखते हैं उनका उधर रन कैसे जाता है। बिल्कुल सही, यही अब चेल्सी का उम्मीद पे ही है सिर्फ वो। लेकिन जाहिर है जैसे आपने कहा कि जो उनको प्रॉब्लम्स है, खास मिडफील्ड की जो प्लेयर्स की प्रॉब्लम है वो तो रहेंगी। हसन, आप क्या कहेंगे, क्या एग्री करेंगे इस चीज़ से कि अभी भी मैनचेस्टर जो सिटी है उसी को ही फेवरेट करार दिया जा रहा है सबील की तरफ से, आप क्या कहेंगे? हाँ, मैंने तो इवन बिफोर द सीजन जब शुरू हुआ था मेरा यही बिलीफ है कि जब भी आपकी एक पेप गार्डियोला की टीम हो जिसमें मतलब इतना पैसा लगा और जिसका इतना टैलेंट और इतनी स्क्वाड डेप्थ हो, अब बहुत मुश्किल है उनके अगेंस्ट जाना। इवन दो मेरा दिल कहेगा कि क्लॉप को, बिकॉज स्टाइल ऑफ प्ले भी और लिवरपूल जिस तरह से खेलती है और लिवरपूल के प्लेयर्स भी शायद मुझे ज्यादा पसंद है, लेकिन अगर आप लॉजिकली देखने की कोशिश करें तो हमेशा आप गार्डियोला की टीम को ही बैक करते हैं, क्योंकि उनकी टीम में ये होता है कि उनका सिस्टम इतना तगड़ा है और उस सिस्टम में अगर वर्ल्ड क्लास प्लेयर्स हो तो वो ऑलमोस्ट लाइक इंटरचेंजेबल होते हैं। कि अगर केविन डी ब्रुयना आधा सीजन मिस कर देता तो ऐसे नहीं लगता सिटी फिर भी टाइटल जीत जाता है। इस साल आप देखें तो वो जो डी ब्रुयना या डेविड सिल्वा का रोल होता था सेंट्रल मिडफील्ड में एक संभालने वाला, वो बर्नार्डो सिल्वा इस वक्त प्रॉब्ली सिटी के बेस्ट प्लेयर है, जो पिछले साल इवन 2/3 मैचेस में भी नहीं खेले थे, मतलब स्टार्ट भी नहीं किया था। और अब आप देखते हैं कि मतलब जैक ग्रिलिश आए हैं, वो भी डिफरेंट पोजीशंस पे खेल रहे हैं। रहीम स्टर्लिंग दरमियान में ही वाज द बेस्ट प्लेयर फॉर सिटी आज से 2-2.5 साल पहले, फिर वो टीम से बाहर हो गया, अब दोबारा टीम में आ गए। उनके जो इंडिविजुअल्स हैं वो चेंज होते रहते हैं, बट द ओवरऑल कलेक्टिव जो सिस्टम जो है वो इतना तगड़ा रहता है कि आप, अगर मैंने बर्नार्डो सिल्वा की बात की, आप योर्क कैंसेलो की बात करें, आप रूबन डियाश की बात करें, जो कि अभी से 2-2.5 साल पहले तक सिटी की टीम का हिस्सा नहीं थे, एंड दे आर नाउ मेजर कंट्रीब्यूटर्स टू दिस टीम। तो वो एक ऑलमोस्ट लाइक जो इंडिविजुअल्स हैं वो इंटरचेंजेबल होते हैं, वो एक जाएगा अगला आ जाएगा, बट गार्डियोला का सिस्टम जो है वो सबसे मतलब कि स्ट्रॉन्ग चीज है। जबकि लिवरपूल की जब आप बात करें तो वो जो फ्रंट थ्री हिस्टोरिकली था, अब फर्मिनो की जगह मोस्टली जोटा खेल रहे थे, बट साला की बात आप करें, माने की बात आप करें, उनकी जो इंपॉर्टेंस है बहुत ज्यादा है। वर्जिल फैन डाइक की इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है, जो कि हमने लास्ट सीजन देखा कि उनके बगैर डिफेंसिवली कितना स्ट्रगल किया लिवरपूल ने। तो वो जो फर्क है उस वजह से आप हमेशा गार्डियोला की टीम को ही बैक करेंगे अगर आप लॉजिकली सोचें। बिल्कुल सही, लेकिन इसके साथ साथ अगर हम थोड़ी सी बात, अगर हसन हमें आप भी इजाज़त दे, सबील आप भी मौजूद हैं, प्रोफेशनल बॉक्सिंग हुई दुबई में और वहाँ पर जो WBC है, वर्ल्ड बॉक्सिंग काउंसिल, उसका एक टाइटल है जो कि मिडल ईस्ट टाइटल है, वो पाकिस्तान के प्लेयर जो हैं उस्मान वज़ीर ने जीत लिया है। उस खबर आपने भी देखी होगी, एक अच्छा जिसे कहेंगे एक अच्छी खबर हमारे लिए स्पोर्ट्स के हवाले से। ठीक है प्रो बॉक्सिंग है, लेकिन प्रो बॉक्सिंग में भी हमारे प्लेयर्स का आना बहुत अच्छा है। अभी पहले वसीम का आना, फिर उसके बाद
ख़ास तौर पर इसका उस्मान वज़ीर का आना, फिर अपना एक टाइटल कम से कम ये है कि पाकिस्तानी प्लेयर के पास आया। पहले मैं हसन आपसे पूछूंगा, टाइटल आना कितना अच्छा लगा आपको, कैसा लग रहा है ये कि एक प्लेयर का उठ के जाना, वो भी एक ऐसे इलाके से जो कि बहुत, जिसको हम दूर अफ्तादा इलाका कहते हैं, फॉर फेंच एरिया, जिसे वो गिलगित बल्तिस्तान से लड़का आता है, तैयार होता है, उसके बाद वो टाइटल, दूसरा टाइटल जीत रहा है। क्या कहेंगे इस हवाले से? आई थिंक इस पे मैंने जब अभी रिसेंटली तला तालिब ने भी वर्ल्ड वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप में ब्रॉन्ज मेडल हासिल किया, तो उस पर भी मैंने बात की थी। अब अरशद नदीम की भी बात करें, पाकिस्तान का मसला ये है कि हमारा वो कोई स्ट्रक्चरल नहीं है, हम इंडिविजुअल एक्सेप्शनल लोगों पर रिलाई करते हैं, और जितना भी इन लोगों को क्रेडिट दें वो कम है, बिकॉज आपके पास ना वो फैसिलिटीज है, ना आपका वो पाथवे है, ना उस तरह से आपकी कोचिंग है, उस तरह से आपका बिल्डअप किया जाता है, ना आपको फाइनेंशियल सपोर्ट दी जाती है प्रोफेशनल होने के लिए। जब इस सब के बावजूद भी आप दुनिया भर में पाकिस्तान का नाम रोशन करते हैं, तो आई फील लाइक कि वो बाकी किसी मुल्क में अगर आप मेडल जीते हैं तो उससे बड़ी अचीवमेंट होती है, क्योंकि ये यहाँ पे ज्यादा रुकावटें क्रॉस करके इनको जाना पड़ता है ये चीजें करने के लिए। तो पाकिस्तान से अगर कोई भी बंदा, अगर नॉट इवन अगर कुछ जीते या हारे, बट लाइक अगर वो एक वर्ल्ड लेवल पे जाके कम्पीट भी कर पाता है, कंसिडरिंग द लैक ऑफ फैसिलिटीज और लैक ऑफ प्रोफेशनलिज्म और स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर ओवरऑल, तो हमें उसको सेलिब्रेट ही करना चाहिए। और जितना ज्यादा उसको लाइमलाइट में लेके आ सकें, जितना ज्यादा हाईलाइट कर सके, दैट इज, आई फील लाइक दैट इज द लीस्ट दे डिजर्व। यानी कि एक अच्छे नाम आ रहे हैं। सबील, आप क्या कहोगे? दुनिया में प्रो बॉक्सिंग का बहुत ज़्यादा फैनशिप है, लोग देखना चाहते हैं, देखने जाते हैं, बल्कि उसका इंतज़ार कर रहे होते हैं कब फाइट कैसे है। अब वसीम के बाद इसका आना, फिर आमिर खान, ठीक है ब्रिटिश है, लेकिन जाहिर है कि पाकिस्तान का उनके साथ एक जो वाबस्तगी है वो भी एक चीज़ सामने है। क्या समझते हैं कि मज़ीद प्लेयर इसी तरह आएंगे जिस तरह ये मेहनत करते जा रहे हैं? देखिए, हसन भाई ने जैसे कहते हैं हिट द नेल ऑन द हेड, ये ऐसे है कि हमारे पास कोई स्ट्रक्चर नहीं है। एक्सेप्शनलिज्म पे आप, पाकिस्तान हर स्पोर्ट में तकरीबन एक्सेप्शनलिज्म पे चल रहा है, जो एक लॉन्ग टर्म प्लान नहीं है। तो अगर मैं आपको ये नहीं बता सकता कि अगले 10 इयर्स में हम कितने ऐसे फाइटर्स प्रोड्यूस करेंगे, बस होप करते हैं कि ऐसे एक्सेप्शन, मगर इंडिविजुअल की गेम है ना, तो उसने तो मेहनत की। हाँ बिल्कुल, तो वो करके पहुंच सकते हैं। बट फिर भी मैं आपको जब फिर से इन्हें कंग्रेचुलेशन देनी चाहिए, बहुत इनक्रेडिबल चीज़ है। और आसिफ हजारा को भी, जिसने जो दूसरा टाइटल था, क्योंकि टाइटल लो है, लेकिन टाइटल जीतना प्रोफेशनल, जी उन्होंने भी जीता आसिफ हजारा, और उन्हें उन दोनों को फुल मतलब के सपोर्ट मिलनी चाहिए फैन से। मगर जो फाइनेंशियल एस्पेक्ट है ना, देखिए अगर आप कल आपका एक लड़का आए हुज एन इमेंस, बहुत ही क्वालिटी बॉक्सर हो, उन्हें अपॉर्चुनिटी शायद नहीं मिले बाहर जाके वो शो करने के लिए, मसला ये होता है। बट इन दोनों ने दिखाया कि अगर आप हमारे फाइटर्स को अपॉर्चुनिटीज़ दें, कोई डाउट नहीं हमारे क्वालिटी है, स्पेशली इंडिविजुअल स्पोर्ट्स में। टीम स्पोर्ट्स में बहुत और मसले आते हैं, इंडिविजुअल स्पोर्ट्स में अगर आप इन्हें अपॉर्चुनिटी दें, ये क्यों नहीं कर सकते? अब देखिए, आपने वसीम का मेंशन किया था, वो तो अभी नंबर 1 आपका फ्लाईवेट है WBA में, उनकी तो चैंपियनशिप अपॉर्चुनिटी आ रही है अभी, तो वो तो बिल्कुल टॉप पिनिकल तक पहुंच गए हैं। लेकिन वसीम ने एक बात और की है ना कि वो अब ओलंपिक्स में जाना चाह रहा है। उन्होंने लिख के दिया, उन्होंने कहा कि जी मैं प्रोफेशनल खेल चुका हूँ, 6 महीने का टाइम है मेरे पास, मैं ओलंपिक्स में जाऊंगा और पाकिस्तान के लिए कोई मेडल ला सकूँ। एक अरसा हो गया हमें ओलंपिक्स से मेडल नहीं मिला। हसन, एक छोटी सी बात यहाँ पर सबील की बात से आई है कि अपॉर्चुनिटीज़ कम है। दुनिया भर में जो प्रोफेशनल बॉक्सर होते हैं उनके प्रमोटर्स बड़ी मेहनत कर रहे होते हैं। पाकिस्तान में प्रमोटर्स आपको नज़र आते हैं एक दो के अलावा कोई ऐसे भी हो, या कोई दूसरी कंपनीज उसके अंदर आए, या कोई ऐसा प्रमोटर आए जो इनको प्रमोट करे और टाइटल, दुनिया भर के टाइटल हैं वो लेकर आए? देखें, जहां तक टाइटल आने की बात है वो तो बहुत दूर है, क्योंकि उससे पहले आपका एक एमेचर बॉक्सिंग का भी एक तरीका होता है। उसमें जब लोग compete कर पाते हैं, आप अगर दुनिया भर की बात करें, यूएस की बात करें या रशिया में, ईस्टर्न यूरोप में पिछले 20-25 सालों में जिस तरह से राइज हुआ है बॉक्सिंग का, तो उसमें बहुत ज़्यादा ये भी है कि मतलब वो सब एमेचर लेवल पे जाके compete करते हैं, ओलंपिक मेडलिस्ट होते हैं। आपके बड़े बड़े बॉक्सर्स जो हैं, जो मतलब आप गेनेडी गोलोवकिन की बात करें, आप क्लिशको ब्रदर्स की बात करें, आप किसी की भी बात करें, जो आप जिनकी बात करें, जो वर्ल्ड टाइटल पे बेल्ट आने की बात होती है, वो एमेचर लेवल पे इस लेवल के होते हैं कि वो ओलंपिक्स में मेडल्स हासिल कर पाते हैं। अगर आपने अभी आमिर खान की बात की, आमिर खान ने भी आई थिंक ब्रॉन्ज मेडल जीता था 2004 के एथेंस ओलंपिक्स में, और दैट वाज द फर्स्ट टाइम आई हर्ड ऑफ हिम, क्योंकि उसे 3-4 महीने पहले पाकिस्तान में एक अखबार में बात आई थी कि एक पाकिस्तानी निजात बॉक्सर है जो उस वक्त ग्रेट ब्रिटेन की ओलंपिक टीम का वो हिस्सा नहीं बन रहे थे, तो उन्होंने पाकिस्तानी बॉक्सिंग फेडरेशन को कहा था कि क्या मैं आपके ओलंपिक मतलब स्क्वाड जो होता है उसका हिस्सा हो सकता हूँ। इवेंचुअली वो ग्रेट ब्रिटेन की टीम का हिस्सा हो गए थे। तो वो सब कुछ होगा, फिर बात आती है जब एमेचर से आप प्रोफेशनल होते हैं, तब आपको प्रमोटर की जरूरत होती है। आप तो उस मुल्क की बात करें जिसको पिछले 29 साल में कोई
ओलंपिक्स में, बॉक्सिंग छोड़ें, ओलंपिक्स में कोई मेडल नहीं मिला, तो उससे पहले आपको, ये वो बात है कि वो अंग्रेजी में कहते हैं ना, पुटिंग द कार्ट बिफोर द हॉर्स, कि हम पहले घर की छत बनाने, पहले घर की फाउंडेशन, घर की मतलब पहली स्टोरी तो बना लें, बाद में छत की बात आएगी। लेकिन मैं बिल्कुल ठीक कहा कि घर की स्टोरी बना लें, लेकिन एमेचर बॉक्सिंग पे तो काम हुआ। 3 साल के बाद नेशनल चैंपियनशिप हुई, बल्कि डिस्कस भी हुआ, वुमेन चैंपियनशिप हुई, अब दोबारा होने जा रही है। अब सिंध में जो है वो इंटर प्रोवेंशनल हो रही है एमेचर बॉक्सिंग, जो कि पाकिस्तान बॉक्सिंग फेडरेशन है वो करवा रही है। उसके साथ साथ इस्लामाबाद में आगे इवेंट होने जा रहा है। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया, खासतौर पर सबील आपका और हसन आपका। आपने बड़ा अच्छा तजिया किया, खासतौर पर बॉक्सिंग के हवाले से, और जो फुटबॉल पर बात की, बड़ा मज़ा आया। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। वक्त यहाँ पे हमारा बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। इंशाल्लाह कल फिर मुलाकात होगी, लेकिन उससे पहले पता चले कि कल पाकिस्तान का जो एशियन चैंपियंस ट्रॉफी जो हो रही है हॉकी की, उसमें पाकिस्तान का मुकाबला कल भारत से होगा। उसके लिए भी दुआ करें और हम भी दुआगो हैं। इंशाल्लाह मुलाकात होती है एक नए प्रोग्राम के साथ।